बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल फॉर्मेट हम लोग सीखने लगे हैं और सारे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हुए आप अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप जब सेल्स टैक्स में यूज़ करेंगे तो वो ठीक होगा, चाहे आप क्वेश्चन बैंक वाला फॉर्मेट यूज़ करें, चाहे ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें, चाहे किसी और हेल्पिंग बुक वाला फॉर्मेट यूज़ करें, हर फॉर्मेट आपका ठीक रहेगा सेल्स टैक्स से रिलेटेड। लेकिन आपने वही फॉर्मेट यूज़ करना है जो ईजीएस्ट है, जो सबसे क्लियर है, जिसके अंदर आपका डाटा मिक्स नहीं होगा। और क्वेश्चन बैंक वाले फॉर्मेट में एक मसला यही है कि उसमें सारी चीज़ें लाइन वाइज कैलकुलेट हुई भी हैं और वहाँ पे फिर गलती के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आसान वाले फॉर्मेट्स हैं वो यूज़ करें और एक फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी और एक दो क्वेश्चंस आपके लिए इस फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व भी कर दूंगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रीवियस डिस्कस में कर दूंगी आपके साथ, आपने उन्हें इस फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो द चांसेस आर कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मेट क्या है? ऊपर वही चीज़ें जो हम लिखते हैं हर क्वेश्चन के अंदर वही लिखनी है कि क्या एक्स वाई जी एसोसिएट्स, उसमें सेल्स टैक्स पेएबल भी आ सकता है, रिफंडेबल भी आ सकता है, इसलिए आप मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे लिखना है फॉर द टैक्स पीरियड सितंबर 22। यहाँ पे देखें मैंने ईयर नहीं लिखा क्योंकि हम साल का नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग सेल्स टैक्स हमेशा मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, सिर्फ मंथली बेसिस का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है जहाँ आप रुपीस लिखते हैं। कोई और करेंसी में वैल्यू गिवन हो तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे यूजुअली गिवन नहीं होती, पर एग्जामिनर को कोई पता नहीं है, अगर दे दे तो उसे कन्वर्ट कर दें अकॉर्डिंग टू द गिवन रेट। आउटपुट टैक्स, सबसे पहले आपने इसकी वर्किंग शो करनी है। वर्किंग नंबर 1 आपके पास पेपर में किस चीज़ की होगी? आउटपुट टैक्स की। कहाँ पे शो करनी है? पेज नंबर 1 पे हमेशा सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन आपने करना है। ज़्यादा सारे पेजेस यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं पेपर के अंदर, कंजूसी नहीं करनी। आपने पेपर की फ़ी दी हुई है, उसे हलाल करके आए। ठीक है, और खुले दिल से पेज यूज़ करें। क्या करना है, पेज नंबर 1 पे सिर्फ ये फॉर्मेट आपने प्रेजेंट करना है। फिर पेज नंबर 2 पे आपने आउटपुट टैक्स की वर्किंग करनी है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 2 है और यहाँ पे ये वर्किंग नंबर 1 आप शो कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें ड्यूरिंग द पीरियड सप्लाई हुई वो लिखी, उनकी वैल्यू लिखी। आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ जाता है ये करते हुए। ठीक है, और जो चीज़ें उनमें से टैक्सेबल हैं उन पे टैक्स रेट लगाया और आउटपुट टैक्स आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू आ जाती है आपके पास? आउटपुट टैक्स की वैल्यू आ जाती है। तो आप ये वाली वैल्यू उठाएंगे और कहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे? वर्किंग नंबर 1 वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बताया था? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हमने माइनस करना होता है और यही हमारी सारी कैलकुलेशन है। तो इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? अब बारी आ गई किसकी? इनपुट टैक्स की। तो पेज नंबर 3 पे आपने जाना है और इनपुट टैक्स की वर्किंग करनी है, दैट वुड बी वर्किंग नंबर 2। उसके अंदर आपने क्या लिखना है? सारी चीज़ें जो परचेज हुई ड्यूरिंग द पीरियड वो लिख देनी है, लेकिन उसमें पता है कि कुछ चीज़ें एडमिसिबल होती हैं, कुछ इनएडमिसिबल होती है। जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं वो इनएडमिसिबल हो जाएंगी। सिमिलरली एग्जेम्प्ट गुड्स हैं तो चूंकि आप इन पर कोई टैक्स नहीं दे रहे होते तो इनके अगेंस्ट जो है टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए इनएडमिसिबल हो गया। अच्छा, अगर किसी चीज़ की इनवॉइस नहीं है आपके पास तब भी इनएडमिसिबल हो गया। लेकिन जो एडमिसिबल हैं उनकी वैल्यू आपने लिख देनी है, लिख के उस पर 17% टैक्स लगा के क्या करना है, एक इनपुट टैक्स की लाइबिलिटी फाइंड कर लेनी है। इनपुट टैक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी? आ जाएगी। अब ये इनपुट टैक्स की जो वैल्यू है इसे आप डायरेक्ट नहीं ले जा सकते अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, इसमें आपने इसकी जो है आपने अपॉर्शनमेंट करनी है।
और अपॉर्शनमेंट क्यों करनी है, क्योंकि आउटपुट टैक्स जो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी है, उसके अंदर एग्जैम्प्ट गुड से रिलेटेड भी है, ज़ीरो रेटेड से रिलेटेड भी है। तो आपने उसकी अपॉर्शनमेंट करके सिर्फ वो पोर्शन लिखना है जो आपका उस सप्लाई से रिलेटेड है जिसमें एग्जैम्प्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड सप्लाईज नहीं हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, उससे टर्नओवर पे अपॉर्शन करते हैं। और ये कैसे होती है अपॉर्शनमेंट, ये सिंपली जो हमारे मैथमेटिकल रूल्स हैं उनके मुताबिक होती है। न्यूमेरिकली करके भी देखेंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट इस तरह से है। टोटल लोकल सप्लाईज जो है हमारे पास टर्नओवर की जो वैल्यू है वो लिखनी है यहाँ पे। एक्सपोर्ट रिलेटेड सप्लाईज जो हैं उनकी वैल्यू यहाँ लिखनी है, एग्जैम्प्ट सप्लाईज की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आपके पास टोटल टर्नओवर आ जाता है। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पे ए बी सी लिख देती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, टर्नओवर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स, ये वो टैक्स है जो आपने पेज नंबर 3 पे कैलकुलेट किया होगा, यानी वर्किंग नंबर 2 इनपुट टैक्स ही जो आपने कैलकुलेट की है वो फिगर आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैं इसे कह रही हूँ ये फिगर डी है। ठीक, और इनपुट टैक्स ऑन एसेट्स ये आपने सेपरेट कैलकुलेट करना है। लेट से हमने मशीनरी खरीदी है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसकी वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू 100 मिलियन है, तो इस पे जो भी 17% टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ठीक है, उस टोटल को हमने क्या करना होता है, अपॉर्शन करना होता है अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू द सप्लाईज, ताकि हम एक्सपोर्ट का अलहदा कर सकें। एग्जैम्प्ट से रिलेटेड जो एग्जैम्प्ट गुड्स बनाने में एसेट्स यूज़ हुए उन्हें अलहदा कर दें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर आके। तो आप अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, देखें आपने क्या करना है कि टोटल टैक्स की वैल्यू लेनी है, यानी डी लेना है, और उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल टर्नओवर से। ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स की वैल्यू लेनी है, उसको टर्नओवर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय, अगर ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए पे जो आंसर आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली जो बी की वैल्यू है यहाँ पे जब बी से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे लिख देंगे, जब सी से मल्टीप्लाई होगा इसका शेयर यहाँ पे आ जाए। राइट, अब जब आप अपॉर्शनमेंट कर चुके होते हैं यही वाला काम आपने यहाँ भी करना है। ठीक है, इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स ऑन एसेट यहाँ पे ले लेंगे, टैक्स ऑन एसेट्स, और उसे भी एबीसी के मुताबिक डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हुए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इससे रिलेटेड भी आ जाएगी, इससे रिलेटेड भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा कि हम सिर्फ वो वाला इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं जो कि हमारा लोकल सप्लाई से रिलेटेड होता है, जो यहाँ से रिलेटेड होता है, जो ए से रिलेटेड होगा। इसे अगर मैं ए कह दूँ तो जो ए से रिलेटेड है टैक्स वो हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि इनपुट टैक्स की वो वाली वैल्यू जो यहाँ पे आती है, जो बॉक्स नंबर ए में आती है, वो आप उठाएंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, इनपुट टैक्स फॉर द ईयर यहाँ पे, फॉर द पीरियड यहाँ पे लिख देंगे। राइट, ये कौन सी वैल्यू है, ये अपॉर्शनमेंट करने के बाद वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, अगर आप अपॉर्शनमेंट नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, आपने ध्यान से इसे पहले करना है और फिर आगे जाना है। तो यहाँ पे फॉर दिस पीरियड हमने लिखा, और अगर पिछले पीरियड का कोई टैक्स हम लाए हैं आगे तो वो भी यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपके पास इनपुट टैक्स की एक वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाती है। बट हमने एक प्रोविजन सीखी हुई है कि इनपुट टैक्स सिर्फ उतना अलाउड होगा जितना कि वो 90% हो, यानी आउटपुट टैक्स का 90% तो अलाउड हो सकता है, इससे ओवर एंड अबव नहीं अलाउड हो सकता। और इसकी एग्जांपल भी आपको समझा देती हूँ कैसे होगा। लेट्स से आपका आउटपुट टैक्स है 10
आपका इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाता है 15 और आउटपुट टैक्स का 90% 9 है। तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है 9, इसका मतलब है 9 आप माइनस करके आंसर ले आएंगे। इन द अदर केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके पास इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड बन जाए 8 और आउटपुट टैक्स की वैल्यू आ जाए 9। फिर क्या होगा, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स है 9। फिर क्या करेंगे, फिर आप 8 को क्लेम कर लेंगे, राइट। आप क्या कर लेंगे, 8 को क्लेम कर। अच्छा, प्रीवियस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ 15 था, यहाँ 9 था। 9 हमें अलाउड हो गया, बाकी हम लोग क्या करेंगे, बाकी की जो वैल्यू है 6 वाली उसे हम नेक्स्ट पीरियड पे ले जाएंगे, ठीक है। और इसे नेक्स्ट पीरियड पे ले जाते जाते हैं और अगर 1 साल के बाद हमारे पास स्टिल बच जाता है तो फिर उसकी एडजस्टमेंट हम लोग कर देते हैं। लेकिन मंथली बेसिस पे जब आपके पास आएगा क्वेश्चन तो मंथली बेसिस का होगा, ईयरली बेसिस का नहीं होगा, आपने उसे नेक्स्ट पीरियड पे ले जाना है। और अगर कोई हो तो उसे यहाँ पे लास्ट पे मेंशन भी कर लिया करें कि ब्रॉड डाउन या कैरी टू द नेक्स्ट पीरियड लिख दें, कैरी टू नेक्स्ट पीरियड, और वो क्या लिख देंगे आप, XYZ, ठीक है। आगे जब आप कर लेते हैं तो आपके पास एक सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, सेल्स टैक्स पेएबल आ जाता है। लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स का जो इनपुट टैक्स था वो हमने नहीं डाला था, वो हमने देखें अपॉर्शनमेंट में सेपरेट लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो फिक्स्ड एसेट की फिगर है, मैं इसको यहाँ पे एक्स कह रही हूँ, ये वाली फिगर उठानी है आपने और उठा के कहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे सेल्स टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी इनपुट टैक्स है हमारा, ये क्या है, ये भी इनपुट टैक्स है। और ये क्या है, ये यहाँ पे देखें, ये कहाँ से फिगर लेके गए, यहाँ से फर्स्ट वाली, जीरो रेटेड वाली नहीं लेनी, एग्जेम्प्ट वाली भी नहीं लेनी, टोटल भी नहीं उठा के ले जाना। याद रखिएगा सिर्फ वो फिगर जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है वो लेके जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट की, और वो फिगर उठा के हमने यहाँ पे लिखी, ये नेगेटिव में फिगर है, ठीक है, माइनस हो जाती है तो आपके पास फिर एक फिगर आ जाएगी जो कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी होगी। अब आपने फर्दर टैक्स देना है ऑन अनरजिस्टर्ड सप्लाईज। मैंने आपको बताया था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की तो आपको क्या देना पड़ेगा, फर्दर टैक्स देना पड़ेगा। तो आप फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पेएबल टू गवर्नमेंट। बस आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। पेएबल टू गवर्नमेंट आ गया। अब यहाँ पे लास्ट 2 में आपने क्या लिखना है कि रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स क्या है, जो एग्जेम्प्ट रिलेटेड जो अपॉर्चनमेंट आपने की होगी इसमें अगेंस्ट एक्सपोर्ट जो होगा, ये वाला इनपुट टैक्स फिक्स एसेट से रिलेटेड भी और इनपुट टैक्स रिलेटेड टू अदर सप्लाईज, ये वाला जो है ये आपको अलाउड हो जाएगा। ये आप रिफंडेबल की फिगर में लिखेंगे और एग्जेम्प्ट वाले को आप इग्नोर करेंगे, राइट। यहाँ पे जो आपकी फिगर्स आई होंगी उन्हें आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आपने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है कि रिफंडेबल आपका इतना बनता है, और ये इनपुट टैक्स पेएबल की जगह आप लिख दें इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। ये मैंने नीचे लिखा है, इरेज कर रही हूँ, कैरिड फॉरवर्ड। और अगर कोई इस पीरियड का इनपुट टैक्स आपके पास बचा होता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करके आगे ले जा सकते हैं, और अगर आप एग्जाम से रिलेटेड मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें, वो भी ठीक होगा। तो इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन अपना लेके चलना है। वर्किंग्स आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा कहाँ पे प्रेजेंट होना है, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने अच्छे से इस फॉर्मेट को देखना है, समझना है और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, याद भी कर लें, समझ भी लें, और इसकी एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस भी कर लें खाली फॉर्मेट की, और फॉर्मेट 4-5 दफ़ा बना के रख लें, अगली उसमें वैल्यू पुट करते जाएं, जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो
विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।